हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया हैं। बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं फिर से थर्ड लेक्चर में, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स वाले चैप्टर का, है ना। तो दो लेक्चर्स में हमने बहुत कुछ देखा इस चैप्टर के बारे में, यूनिट्स के बारे में, डायमेंशंस के बारे में। तो आज हम डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मतलब ये जो डायमेंशंस है ये हम कहाँ यूज़ कर पा रहे हैं, इनका एप्लीकेशन क्या है, कैसे यूज़ करेंगे इसको हम, या फिर करते हैं यूज़ इसको हम। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो तीन एप्लीकेशंस हैं, हम सबसे पहले तीनों को लिख लेते हैं। नंबर 1, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन। किसी भी फिजिकल इक्वेशन का करेक्टनेस हम चेक करते हैं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। मतलब डायमेंशंस के मदद से हम किसी भी फिजिकल इक्वेशन को चेक कर सकते हैं कि भाई ये सही है या नहीं। इसके बाद टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट physical quantities involved in a phenomenon इसका मतलब ये है कि एक फेनोमेनन में डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ जो इन्वॉल्व हैं आपस में वो कैसे रिलेशनशिप में है वो हम डिराइव कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल मानता हूँ कि विस्कस फोर्स, ठीक है, इक्वल टू 6πr ईटा इंटू वेलोसिटी। हम इस फिजिकल इस यहाँ पर जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है जैसे कि रेडियस, ईटा, वेलोसिटी और फोर्स, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये लोग आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, इसको हम डिराइव कर सकते हैं। मतलब इस फॉर्मूले को हम डिराइव कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशन। ठीक है, ये हम जब क्वेश्चंस करेंगे तब आपको समझ में आएगा। नंबर 3, कन्वर्शन ऑफ one system of units into the other। मतलब एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स से हम दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग डायमेंशंस। सपोज सीजीएस सिस्टम से हम एम के सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर एफपीएस से हम सीजीएस में कर सकते हैं, सीजीएस से एमकेएस, या फिर एमकेएस से एसआई। एक ही बात होता है एमकेएस और एसआई, ठीक है। खैर, ये हमारे तीन फिजिकल नहीं, तीन एप्लीकेशंस हैं डायमेंशनल एनालिसिस का। इसमें हम इस वीडियो में पहले वाले एप्लीकेशन पर पूरा हम क्वेश्चंस सॉल्व करने जा रहे हैं और डिस्कस करेंगे कि ये पहला वाला एप्लीकेशन कैसा होगा, कैसा है ये। ठीक है, अच्छा, तो शुरू करते हैं। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन। ठीक है, अच्छा, तो इसको हम कैसे करेंगे? ये आपके प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर बेस्ड है। ठीक है, सो लिखो द
checking of correctness of an equation is based on the principle of homogeneity. Principle of homogeneity. तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर ये बेस्ड है। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि एक फिजिकल इक्वेशन में जितने भी टर्म्स हैं उन सारे टर्म्स का जो डायमेंशन है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तभी तो इक्वेशन है। इक्वेशन का मतलब क्या होता है बताओ? इक्वेशन का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होना चाहिए या फिर बराबर है। इसका मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीज़ें हैं वो आपस में बराबर होंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जितने भी टर्म्स हैं आपके, सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए, तभी तो हमने इसको इक्वेशन कहा है ना। इक्वेशन का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स दैट द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी सेम। यही कहता है प्रिंसिपल होमोजेनिटी। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली हम लिख सकते हैं accordingly if the dimensions of different terms in an equation are same, then the equation is dimensionally correct। तो अगर देखा जाए कि एक इक्वेशन में जितने भी आपके टर्म्स हैं उन सारे टर्म्स का डायमेंशन सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी उन टर्म्स के डायमेंशंस होंगे वो आपस में बराबर होंगे। ठीक है, और आपस में बराबर होंगे, इससे मैं ये कह सकता हूँ कि वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा। मतलब सपोज मैंने कहा कि टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2π√L/g। इसमें अगर देखा जाए तो जितने भी यहाँ पर फिज़िकल क्वांटिटीज़ है आपके, ठीक है, उन सब का क्या है? उन सब का उन सब का डायमेंशन जो है वो इक्वल है, सेम है। इसका मतलब मैं ये कहूँगा कि ये जो फिज़िकल इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है। मैंने एक एग्जांपल से बताया, मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊँगा तो आपको और भी क्लियर नॉलेज इसका हो जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले मैं क्वेश्चन करवाऊँ, इससे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि इस चैप्टर में, ठीक है, ये जो आपका एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का, इससे ही क्वेश्चंस आते हैं, डायमेंशन वाले पार्ट से। ओके, और यूनिट वाले पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, और फिर आता है आपके एरर वाले पार्ट से। ठीक है, एरर वाले पार्ट से भी क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि इस चैप्टर में जितना हो सके आपको उतना प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस को, कैलकुलेशंस को, बिकॉज कैलकुलेशंस इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर आपका कैलकुलेशन गलत हो जाता है तो आंसर भी गलत हो जाएगा। तो इसीलिए कैलकुलेशंस को आपको अच्छे से करना है, धीरे धीरे करना है, आहिस्ते आहिस्ते करना है, जिससे गलतियाँ ना हो। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। तो फिर एक क्वेश्चन से मैं आपको इसको समझाता हूँ एग्जाम्पल से। ओके, तो आपका इसका नॉलेज क्लियर हो जाएगा कि क्या मैं कहना चाहता हूँ और क्या आपको समझ में आएगा। ठीक है, सपोज मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी या फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के ई। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू ½ mv² माइनस ½ mu²। ठीक है, यह है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अच्छा, अब हमें ये प्रूफ करना है, तुम्हें प्रूफ करना है। तब मैंने बोला कि भाई प्रूफ कर कि इसमें इस फिजिकल इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स हैं
ठीक है, इन सब का डायमेंशन सेम है। या फिर मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि प्रूव दैट द फिजिकल इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो जब भी तुमको दिखेगा कि डायमेंशनली करेक्ट वर्ड है तो तुमको ऑटोमेटिकली समझ में आना चाहिए कि तुमको क्या प्रूफ करना है। तुमको ये प्रूफ करना है कि यहाँ पर जितने भी टर्म्स हैं उन सारे टर्म्स का जो डायमेंशन है वो इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पर कितने टर्म्स है भाई, ये एक टर्म, ये एक टर्म और ये एक टर्म, 3 टर्म्स हैं। तीनों टर्म्स का आपको क्या करना है, डायमेंशन को सेम दिखाना है कि सेम है डायमेंशन, आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ये ले भाई सेम है मतलब डायमेंशनली करेक्ट है। हो गया प्रूफ इसके। अब हम कैसे करेंगे इसको, देखते जाओ, आपको मैं सिखाता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। याद रहे चेंज का मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो मैंने बताया था कि डायमेंशंस को जब हम माइनस करते हैं या प्लस करते हैं तो डायमेंशंस चेंज नहीं होते। तो चेंज इन काइनेटिक का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, तो मुझे माइनस करने के बाद क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी तो मिलेगा। ठीक है, मुझे तो काइनेटिक एनर्जी ही मिलेगा भाई साहब, ठीक है ना। तो डायमेंशन तो मेरा सेम ही है, डायमेंशन तो मेरा एनर्जी ही है, एनर्जी मतलब ml² t-2 ही तो है। तो सिंपली आपको डायमेंशनल फार्मूला लिखना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का, वो किसके बराबर होता है, ml² t-2 के बराबर। याद रखना है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, ट्राई करना है कि याद हो जाए। अगर याद नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। जैसे आप फॉर्मूले से याद करते हो मैथमेटिक्स के, वैसे ही है। ठीक है, आपको देखना, आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, मतलब ज़रूरत होगा भी नहीं। आप क्वेश्चन करते रहोगे देखना अचानक से तुमको दिखेगा कि अरे भाई मुझे तो याद हो गया, ये पता नहीं कैसे। ठीक है, ऐसा होता है, तो प्रैक्टिस करते रहो। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है ml² t-2। अच्छा, अब हमें ये भी दिखाना है कि इस वाले टर्म का भी डायमेंशन यही आता है, इस वाले टर्म का भी डायमेंशन यही आता है। ठीक है, अब लिखते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ हाफ mv²। ठीक है, अच्छा, तो हाफ एक नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता। मास कैपिटल M इंटू v क्या है, वेलोसिटी है। ओके, अच्छा, फाइनल वेलोसिटी है, कोई दिक्कत नहीं भाई, फाइनल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ही होता है, मतलब LT-1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ m थर्ड ब्रैकेट इंटू LT-1 थर्ड ब्रैकेट होल स्क्वायर। तो देखो तो मिलेगा आपको ml² t-2। तो देखने को क्या मिला, देखने को ये मिला कि आपको इस वाले टर्म का डायमेंशनल फार्मूला और इस वाले टर्म का डायमेंशनल फार्मूला सेम मिला। अब इसका भी सेम आएगा, ये आपको दिखाना है। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ हाफ mu²। ठीक है, हाफ नंबर है, डायमेंशन नहीं है। m क्या है, मास कैपिटल M थर्ड ब्रैकेट इनटू u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो भाई वेलोसिटी ही है, इनिशियल हो फाइनल हो है तो वेलोसिटी, मतलब LT-1 इसका होल स्क्वायर। तो हो जाएगा ml² t-2। ये हो गया इसका प्रूफ। अब क्या लिखना है, अब आपको लिखना है भाई साहब कि सिंस द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स गिवन all the terms present in the given equation are the same, hence the given equation is dimensionally correct। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि चेक द डायमेंशनल कॉन्सिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन। डायमेंशनल कॉन्सिस्टेंसी मतलब क्या, कि इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन कॉन्सिस्टेंट है। कॉन्सिस्टेंट का मतलब बराबर है, सेम है, इक्वल है। ठीक है, बरकरार है, ऐसा भी कह सकते हो। तो फिर आपको भी लिखना है सिंस डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स इन द गिवन इक्वेशन are same, hence the given equation is डायमेंशनली करेक्ट। सिंपल, बस यही लिखना है कि क्योंकि सारे के सारे टर्म्स हमारे जितने भी टर्म्स है इस इक्वेशन में
उन सब का डायमेंशन सेम है, हमने मतलब निकाल के दिखाया है कि हाँ भाई सब कुछ सेम है, तब हम कह पाएंगे कि भाई ये जो गिवन इक्वेशन हमें दिया गया है ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो डायमेंशनली ये करेक्ट है, एक्सपेरिमेंटली करेक्ट है या नहीं, थियोरेटिकली करेक्ट है या नहीं, ये बात का बाद देखा जाएगा, ये बाद में देखा जाएगा। लेकिन हमने ये दिखा दिया है कि डायमेंशनली तो ये करेक्ट है, ठीक है। अभी बाकी का ये एक्सपेरिमेंटली करेक्ट होगा कि नहीं वो हमें नहीं पता, लेकिन डायमेंशनली ये करेक्ट है, ठीक है। यही होता है डायमेंशन का एक यूज़ यहाँ पर आपको देखने को मिला। अब और भी हम क्वेश्चंस आगे करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। इस वीडियो में देख के जाओ, मज़ा आएगा आपको, ठीक है। बस आपको ये ज़रूर याद रखना है कि इस क्वेश्चन में आपको मतलब इस चैप्टर में आपको न्यू टर्म्स के बारे में बिल्कुल भी जानने की कोशिश नहीं करना है कि भाई ये टर्म क्या है, क्या चीज़ है ये, ठीक है। अपने आप को कंट्रोल करना है कि भाई नहीं नहीं हमने अभी नहीं पढ़ेंगे इसको, हम इसके लिए सेपरेट चैप्टर है अपने पास, उसमें पढ़ेंगे हम एकदम जी जान लगा के, अभी नहीं, अभी टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलो नाउ सी, पहला क्वेश्चन देता हूँ आपको तो आपको समझ में आएगा। अच्छा अच्छा ओके। पहला क्वेश्चन तुम ये करो, पहला क्वेश्चन तुम ये करो। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि वेरीफाई, ठीक है, वेरीफाई द रिलेशन, इस रिलेशन को वेरीफाई करो। रिलेशन क्या है? टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2π√L/G, ठीक है। ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है, ये आपको प्रूव करना है। गॉट इट? अब आपको मैं लिख देता हूँ कि T क्या है, L क्या है, G क्या है। ओके, सो वेयर T आपका टाइम पीरियड है एक पेंडुलम का, ठीक है, और L आपका लेंथ है, ठीक है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, मतलब लेंथ ही है, ठीक है, सिंपल, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ठीक है, मतलब लेंथ ही है। और G क्या है? G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन ही है, सिंपल। ओके, अच्छा, अब कैसे प्रूफ करेंगे कि इसका डायमेंशन उसके डायमेंशन के साथ बराबर है? तो यहाँ पर कितने टर्म्स हैं बताओ, इस इक्वेशन में कितने टर्म्स हैं? तुम बोलोगे ये एक टर्म है और ये पूरा मिलाकर एक टर्म है। गॉट इट? अच्छा, तो तुमको इसका डायमेंशन दिखाना है कितना होता है और इस पूरे टर्म का डायमेंशन कितना है ये दिखाओ, और दिखाओ कि इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन आपस में बराबर आ रहा है, फिर आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो क्या करना है? सबसे पहले लिखो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टी, मतलब टाइम, ठीक है, टी क्या लिखोगे? टी क्या है? टाइम है, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल टी थर्ड ब्रैकेट, बस। इसके बाद अब आपको लिखना है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ 2π√L/G, ठीक है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। तो हमें पता है 2 एक नंबर है, डायमेंशन नहीं है, पाई भी डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। अच्छा, L क्या है? लेंथ है, हाँ भाई, तो लेंथ थर्ड ब्रैकेट बाय, G क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मतलब एक्सेलरेशन ही है, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? LT-2 थर्ड ब्रैकेट। अब देखो, अब एक बात देखना, ठीक है, ये बात याद रखना कि जब किसी के पास रूट होता है तो रूट को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? अगर मैं लिखता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ a, तो इसको मैं पावर के फॉर्म में लिख सकता हूँ a का पावर हाफ। अगर मैं लिखता हूँ क्यूब रूट ऑफ a, तो इसको मैं पावर के फॉर्म में लिख सकता हूँ a के पावर में 1/3। अगर मैं लिखता हूँ फोर्थ रूट ऑफ a, देन इसको मैं पावर के फॉर्म में लिख सकता हूँ a का पावर 1/4। मतलब सिंपल सा फंडा ये है कि अगर मैं nth रूट ऑफ a लिखूँगा तो पावर के फॉर्म में हो जाएगा 1/n। गॉट इट? तो l के पावर में भी हाफ आ जाएगा बिकॉज रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट है, और LT
2 के पावर में भी हाफ आ जाएगा। ठीक है, अब इसको तोड़ते हैं। देखो तो l का पावर आपका हाफ बाय l का पावर हाफ और नीचे भी आपके l का पावर हाफ, ठीक है, इनटू t टू द पावर -2 होल टू द पावर हाफ, t टू द पावर -2 होल टू द पावर हाफ। तो ऐसे केस में पावर्स क्या होते हैं? मल्टीप्लाई, मतलब t का पावर -2 इंटू 1/2 कैंसिल हो गया, मतलब t का पावर -1। ये सारे बच्चे वाले क्वेश्चन से, एक्सपोनेंट्स वाले। ठीक है, आप बचपन में करते आ रहे हो क्लास 6, 7, 8 से एक्सपोनेंट्स, अगर आप एडवांस पढ़ रहे हो, या फिर 7 या 8 से आपका एक्सपोनेंट्स आ जाता है गेस। ठीक है, खैर जो भी हो, तो आपका यहाँ पर ये हो जाएगा t का पावर -1, लगा दो थर्ड ब्रैकेट। अच्छा, तो l का पावर हाफ, l का पावर हाफ, टाटा बाय बाय। अब t का पावर -1 है, इसको ऊपर लाता हूँ तो t का पावर +1 हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। अब गौर से देखो, इसका डायमेंशन मतलब लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन t, राइट हैंड साइड का डायमेंशन भी कितना आ रहा है? t। तो दोनों तरफ का डायमेंशन सेम है, मतलब डायमेंशनली करेक्ट है। तो क्या लिखोगे? बस यही बातों को फिर से लिखना है, मैं और लिख नहीं रहा, बस आपको मैं कॉपी करके इसको मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये लो मैंने कॉपी करके लिख दिया है। सेम बात आपको लिखना है कि डायमेंशंस जो है, जितने भी टर्म्स हैं हमारे गिवन इक्वेशन में, वो सेम है भाई साहब, और सेम है मतलब डायमेंशनली करेक्ट है। सिंपल, बस और कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, अच्छा, तो ये क्वेश्चन समझ में आया। आगे का क्वेश्चन देता हूँ। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ कि चेक द डायमेंशनल consistency, डायमेंशनल consistency, ठीक है, सपोज मैंने पहला इसका 2 क्वेश्चन देता हूँ मैं एक साथ। ए वाला पार्ट में देता हूँ v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। इस फिजिकल इक्वेशन का आपको डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करना है, मतलब इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम है। तो पहले लिखेंगे क्या? लिखो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ v²। v क्या है भाई? फाइनल वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी ही है। तो lt-1 इसका होल स्क्वायर, तो कितना आएगा? l² t-2 थर्ड ब्रैकेट। देन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ u²। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी ही है। तो ये भी lt-1 थर्ड ब्रैकेट होल स्क्वायर। तो फिर से ये भी आ गया l² t-2। अच्छा, अब 2as इसका देखते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ 2as। 2 का कोई डायमेंशन नहीं है, नंबर है। a क्या है? a है एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन का क्या है आपको पता ही होता है, lt-2 होता है डायमेंशन। अच्छा, डायमेंशनल फार्मूला। और s क्या है? डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, तो l होता है लेंथ होता है। ठीक है, तो कितना मिला? फिर से l² t-2। तो देखा जाए तो सारे जितने भी टर्म्स हैं यहाँ पर, ठीक है, इस गिवन इक्वेशन में जितने भी टर्म्स हैं, यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, 1, 2 और 3। तीनों टर्म्स का डायमेंशनल फार्मूला सेम टू सेम है, मतलब दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये लो भाई फिर से लिख दिया। ओके, देन अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन का भी सेम आपको डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करना है, मतलब इस टर्म का डायमेंशन, इस टर्म का डायमेंशन और इस टर्म का डायमेंशन सेम है, बताना है, प्रूफ करना है। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कर दिया है अभी, देखो तो समझा देता हूँ, बहुत आसान है। तो s क्या है? मान लेते हैं डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा भाई? लेंथ है तो l। अच्छा, फिर ut क्या है भाई? u इनिशियल वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी है, मतलब lt-1। t मतलब टाइम है, देखने से पता चल रहा है, तो t। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। कैसे? t⁻⁻1 इंटू में है तो +1, -1 +1 कैंसिल, t⁻0 मतलब 1। ठीक है, तो मैं इसको कैंसिल करके दिखा देता हूँ एक्चुअली। ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो क्या बच गया? फिर से l बच गया।
फिर हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ डायमेंशनलेस, ए एक्सेलरेशन मतलब एल टी माइनस टू, टाइम का स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर। तो यहाँ पर फिर से कैंसिल आउट होगा कैसे, टी टू द पावर माइनस टू प्लस टू कैंसिल हो गया, टी टू द पावर जीरो मतलब वन, तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे और फिर से बच जाएगा आपका एल। तो तीनों डायमेंशंस थे, सॉरी तीनों टर्म्स थे, तीनों टर्म्स का डायमेंशन सेम आ गया, मतलब डायमेंशनली करेक्ट है, या फिर कह सकते हो कि डायमेंशनली कॉन्सिस्टेंट है। ठीक है, इसमें आप कॉन्सिस्टेंट वर्ड का यूज़ करो, ठीक है, तो बेटर होगा डायमेंशनली कॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट, इसमें भी सेम डायमेंशनली कॉन्सिस्टेंट। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि रिलेशन को वेरीफाई करो, तब तुमको लिखना है कि डायमेंशनली, सॉरी अरे पागल, कॉन्सिस्टेंट लिखना था, मसल मेमोरी हो गया, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि वेरीफाई द रिलेशन, तब आपको लिखना है डायमेंशनली करेक्ट, और जब चेक द डायमेंशनल कॉन्सिस्टेंसी, तब आपको लिखना है कि डायमेंशनली कॉन्सिस्टेंट है। ठीक है, तो आपको ये खुद समझ जाना है। ओके, और भी आगे बहुत सारे क्वेश्चन है, करवाऊँगा सब कुछ, देखते जाओ। अच्छा ये कहा गया, इसको थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ ना, ठीक है। ओके चलो भाई, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है कि n इक्वल्स टू माइनस के बाई एल रूट एफ बाई एम। आपको क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशन, वेरीफाई द रिलेशन, ठीक है। और क्या गिवन है, और ये गिवन है कि n है फ्रीक्वेंसी, वेयर n इज़ नथिंग बट फ्रीक्वेंसी, नथिंग बट फ्रीक्वेंसी, k इज़ नथिंग बट डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ठीक है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ठीक है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। इसके बाद क्या गिवन है, और हाँ l है लेंथ ऑफ वायर, l है लेंथ ऑफ वायर, f क्या है, f है टेंसाइल फोर्स, मतलब फोर्स ही होता है, टेंसाइल फोर्स ऑन वायर, और m क्या है, m है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। आप चाहें तो आप इसको खुद ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। मैं इसका आंसर बताऊंगा, मतलब सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे होगा, आपको बस ट्राई करना है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ट्राई किया होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कितने टर्म्स है, दो टर्म्स है, ये एक टर्म और ये पूरा एक टर्म। तो इन दोनों टर्म्स का हमें डायमेंशन सेम है दिखाना है। n क्या है, फ्रीक्वेंसी, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ n फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला है t-1, सिंपल। अच्छा अब इसका देखते हैं, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ नेगेटिव k बाई एल रूट f बाई m, ठीक है। अच्छा तो देखो k क्या है, डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस को हम 1 लिख सकते हैं। अच्छा अब माइनस जो है वो नहीं रहेगा, तुम बोलोगे भाई माइनस क्यों नहीं रहेगा, देखो क्या मैं माइनस के को ऐसे नहीं लिख सकता, -1 इंटू के ज़रूर लिख सकता हूँ। अब -1 क्या है, इट इज़ वन नंबर, एक तो नंबर है, एक इंटीजर है, नंबर कुछ भी कह सकते हो, नंबर ही तो है, तो नंबर का कोई डायमेंशन नहीं है, तो -1 का कोई डायमेंशन नहीं है, तो ये हट जाएगा, ठीक है। के का भी कोई डायमेंशन नहीं है, ये भी हट जाएगा, ठीक है। तो तब भी मैं क्या करूँगा, ऊपर में सिर्फ और सिर्फ 1 लिखूँगा, बिकॉज डायमेंशन लेस को मैं 1 भी लिख सकता हूँ। अच्छा तो मैंने ऊपर 1 लिखा, बाय एल क्या है, लेंथ ऑफ वायर, कैपिटल एल लिख दिया, थर्ड ब्रैकेट लगा दिया, इनटू रूट में है, याद रखना, फोर्स, एफ क्या है, टेंसाइल फोर्स, मतलब फोर्स ही होता है, मतलब ml2 सॉरी ml2 सॉरी mlt-2, अरे 2 बोल रहा हूँ, mlt-2, इसका ऊपर रूट है भाई, रूट है मतलब क्या, पावर हो जाएगा हाफ, स्क्वायर रूट है इसलिए हाफ होगा, क्यूब रूट होता तो 1/3 होता, ये याद रखना, ठीक है, पावर हाफ, बाय m क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, मतलब मास पर यूनिट लेंथ मतलब क्या, मास अपॉन लेंथ, तो मैं इसके लिखूँगा
मास अपॉन लेंथ मतलब ml-1 होगा, बिकॉज मास पर यूनिट लेंथ का मतलब होता है मास डिवाइडेड बाय लेंथ। मास का डायमेंशन फॉर्मूला m, लेंथ का कैपिटल L। अब मैं L को ऊपर लेके जाता हूँ तो हो जाएगा ml-1 थर्ड ब्रैकेट। तो मैंने इसको डायरेक्टली ऐसे लिखा, समझ जाओगे? ओके। अच्छा, इसके बाद सिंपली थर्ड ब्रैकेट लगा देते हैं। तो L और l-1 मल्टीप्लिकेशन में है, कट जाएगा, m और m कट जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्या आ रहा है। इसके बाद कुछ गलती तो नहीं किया मैंने, कुछ गलती तो मुझे लग रहा है मैंने कुछ गलती किया है। L हो गया ml-a। अच्छा, इसका पावर में तो हाफ होगा ना? हाँ, अब ठीक है, दोनों रूट के अंदर है, इसके पावर में भी हाफ होगा। तो फिर मैंने गलती किया है, इसमें कैंसलिंग नहीं होगा। ठीक है, अभी कैंसलिंग नहीं होगा, इसको हटाओ भाई। ओके, तो पहले इसको पावर हाफ करते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। अच्छा, L नीचे है, मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ, तो l-1 इंटू इसका m भी नहीं कटेगा। ओके, अच्छा, तो m का पावर हाफ इंटू l का पावर हाफ इंटू t का पावर -1 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है, नीचे है m का पावर हाफ इंटू l का पावर माइनस हाफ, l का पावर है -हाफ। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें सिंपली m टू द पावर हाफ कैंसिल कर देना है। ठीक है, अच्छा, अब देखो क्या होता है, थर्ड ब्रैकेट थर्ड ब्रैकेट थर्ड ब्रैकेट थर्ड ब्रैकेट। अब l का पावर माइनस हाफ को ऊपर लेके जाते हैं, तो l-1 इंटू एल का पावर हाफ प्लस हाफ, l का पावर 1 हो जाएगा, इंटू टी का पावर -1। अच्छा, ये समझ में आया कैसे हुआ? l का पावर हाफ है, यहाँ पर माइनस हाफ है, तो माइनस हाफ ऊपर जाएगा तो प्लस हाफ बन जाएगा, तो l का पावर हाफ इंटू एल का पावर हाफ, हाफ और हाफ पावर प्लस हो जाएगा, तो l हाफ प्लस हाफ l का पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, और l का पावर -1 l का पावर 1 कैंसिल, क्या बच गया, t का पावर -1। ठीक है, तो एज यू कैन सी बोथ साइड जितने भी आपके टर्म्स हैं सबका डायमेंशन सेम आ गया है, इसका मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट है। ये लो भाई लोग, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ओके, ठीक है, इट इज़ डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, जितनी भी टर्म्स हैं इस गिवन इक्वेशन में वो सब कुछ उनके डायमेंशन सेम है। ठीक है, इसलिए डायमेंशनली करेक्ट है। डन है, अच्छा है, गलतियाँ मत करना। ठीक है, गलतियाँ करोगे तो आंसर करेक्ट नहीं आएगा। इसके बाद अब देखो, डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से हम किसी भी चीज़ का डायमेंशन निकाल भी सकते हैं। देखो कैसे, फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा मैं आपको करवाता हूँ। ठीक है, सपोज क्वेश्चन है कि वेलोसिटी इक्वल्स टू AT प्लस B बाई T प्लस C। ठीक है, अच्छा, नाउ फाइंड द डायमेंशंस ऑफ, अच्छा डायमेंशंस को मैं ऐसे लिख देता हूँ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ A, डायमेंशन ऑफ B एंड डायमेंशंस ऑफ C। ठीक है, तो मैंने डायमेंशंस नहीं लिखा, थर्ड ब्रैकेट दे दिया, तो वो समझ जाना है कि थर्ड ब्रैकेट का मतलब डायमेंशन ही होता है C। और बाकी सब कुछ का सेम ही मीनिंग है, V मतलब वेलोसिटी, और A मतलब एक्सेलरेशन, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, अच्छा सॉरी, A यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं है, A सबको निकालना है डायमेंशन। ठीक है, और T है आपका टाइम, बस इतना ही गिवन है। ठीक है, अब आपको इनके मदद से A, B और C का डायमेंशन निकालना है, कैसे निकालेंगे, इधर आओ बताता हूँ। देखो, थोड़ा कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा यूज़ करते हैं। मुझे बताओ, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि हम सिर्फ और सिर्फ सेम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को प्लस कर सकते हैं या फिर माइनस कर सकते हैं। तो मुझे बताओ, हमने जो यहाँ पर इसको और इसको प्लस किया है और मुझे वेलोसिटी के बराबर मिला है, v क्या है, v हियर इज़ वेलोसिटी, तो इसको और इसको प्लस करके मुझे वेलोसिटी मिला है। अब हमें पता है कि डायमेंशंस सेम डायमेंशंस होने चाहिए, तभी हम उनको प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको प्लस किया,
इसको प्लस किया और मुझे वेलोसिटी मिला, इसका मतलब थोड़ा सा सोचो कि इसका मतलब ये भी वेलोसिटी होना चाहिए, ये भी वेलोसिटी होना चाहिए, मतलब इसका डायमेंशन भी वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए, इसका डायमेंशन भी वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए। सही बात है कि नहीं? हाँ भाई, ये तो सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि सपोज़ मैंने लिखा 8 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 4 मीटर स्क्वायर प्लस 4 मीटर स्क्वायर, तो ये हमारा वेलोसिटी है, ये भी हमारा वेलोसिटी होना पड़ेगा, प्लस ये भी हमारा वेलोसिटी होना पड़ेगा। तो सेम केस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि वेलोसिटी मिला है, वो भी ये और ये प्लस करके। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इसका डायमेंशन भी वेलोसिटी के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए, इसका भी इसका भी डायमेंशन वेलोसिटी के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। ये तो भाई क्लियर है। अच्छा, तब तो हम क्या लगा सकते हैं, तब ये हम बता सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, यूजिंग प्रिंसिपल या फिर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन एटी का भी होगा, ठीक है। अच्छा, बिकॉज हम इसमें प्लस कर रहे हैं, ठीक है ना, प्लस कर पा रहे हैं मतलब क्या, सेम डायमेंशन से चीज़ें हैं तभी तो प्लस कर पा रहे हैं, और हमें तभी प्लस करके वेलोसिटी मिल रहा है। अच्छा, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, क्या होता है, LT-1। ओके, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए नहीं पता तो इसको ऐसे लिख दो, सिर्फ और सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए, थर्ड ब्रैकेट लगा दो। टाइम है टी है टाइम, कैपिटल टी लगा दो भाई, लगा दो। अच्छा, अब इस टी को इधर लेके आओ, तो LT-1/T। अब यहाँ से तुमको डायमेंशन ऑफ ए मिल जाएगा। अब टी को ऊपर लेके जाओ तो LT-2 हो जाएगा, LT-2 थर्ड ब्रैकेट, दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ ए। तो ए का डायमेंशन किसके बराबर है, एक्सेलरेशन के बराबर है, ठीक है। तो आपको लिखना है कि डायमेंशन ऑफ ए इज़ LT-2। ओके, अच्छा, अब भाई बी का कैसे निकालेंगे और सी का कैसे निकालेंगे, ज़रा सोचो, मुझे बताओ। यहाँ पर टी क्या है, टाइम है, टाइम के साथ क्या प्लस हो सकता है, तुम बोलोगे भाई टाइम के साथ तो टाइम ही प्लस हो सकता है, तो टाइम के साथ सी है, सी क्या होना चाहिए भाई, सी का डायमेंशन क्या होना चाहिए, टाइम के डायमेंशन के साथ बराबर होना चाहिए। इसका मतलब जब मैं टाइम के साथ कुछ प्लस कर रहा हूँगा तब जो सी है ना, इसका जो डायमेंशन है वो टी के डायमेंशन के साथ बराबर तो होना ही चाहिए, तब जाके हम सिर्फ और सिर्फ प्लस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट द डायमेंशन ऑफ टी शुड बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ सी, और टी का डायमेंशन क्या है, कैपिटल टी, ये आपका आंसर हो गया। सो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ सी, डायमेंशन ऑफ सी इज़ कैपिटल टी, मतलब टाइम के बराबर। ये बात क्लियर हो रहा है क्या, ये बातें क्लियर हो रही है कि मैंने क्यों इसको इसके बराबर लिखा। फिर से समझाता हूँ, जब मैंने 2 सेकेंड को 3 सेकेंड के साथ प्लस किया तो मुझे 5 सेकेंड्स मिला। तो मुझे बताओ, मैंने सेकेंड्स को मतलब टाइम को टाइम वाले डायमेंशन को टाइम वाले डायमेंशन के साथ प्लस किया तभी मुझे टाइम वाला डायमेंशन मिला। तो यहाँ पर टाइम के साथ कुछ प्लस हो रहा है, तो मुझे बताओ अपना कॉमन सेंस लगाकर कि टाइम के साथ क्या ऐड हो सकता है। तुम बोलोगे टाइम के साथ तो टाइम वाला क्वांटिटी ही ऐड हो सकता है, तो इसको इसके साथ ऐड होने के लिए इसका डायमेंशन क्या होना पड़ेगा, इसका डायमेंशन क्या होना पड़ेगा, इसका डायमेंशन भी टाइम के ही डायमेंशन के बराबर होना पड़ेगा। तो मैंने वही लिखा यहाँ पर कि डायमेंशन ऑफ टी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ सी, और डायमेंशन ऑफ टी को हम लिख सकते हैं कैपिटल टी की मदद से, और ये आपका डायमेंशन हो जाएगा। अब मुझे बताओ तो फिर बी का डायमेंशन क्या होगा, तो मुझे बताओ इसका डायमेंशन अगर वेलोसिटी के बराबर है तो इसका भी डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए, बिकॉज सेम डायमेंशंस वालों को हम प्लस कर सकते हैं और प्लस करके हमें वेलोसिटी मिल रहा है, मतलब इसका डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर, इसका डायमेंशन भी वेलोसिटी के डायमेंशन के बराबर होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग में शायद दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते रहोगे तो और दिक्कत नहीं होगा। तो मैं लिख रहा हूँ अभी, देखो कि वेलोसिटी का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन आपके b/t+c इस पूरे टर्म के डायमेंशन के बराबर होगा। अब वेलोसिटी का डायमेंशन है LT-1,
डायमेंशनल फार्मूला। बी का नहीं पता, रहने दो इसको, थर्ड ब्रेक लगा कर बिठा दो उसको चुपचाप। अब मुझे बताओ नीचे का डायमेंशन कितना होगा। टाइम प्लस टाइम, मुझे बताओ 2 सेकेंड्स प्लस 3 सेकेंड्स इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स। यहाँ पर डायमेंशन टी है, यहाँ पर भी डायमेंशन टी है, यहाँ पर भी डायमेंशन क्या है, टी ही है। तो अगर मैं टी प्लस सी को करूँगा डायमेंशन चेंज नहीं होता, तो टी प्लस सी के जगह पर मैं क्या लिखूँगा, डायमेंशन कैपिटल टी थर्ड ब्रैकेट। समझ आया? तो कैपिटल टी थर्ड ब्रैकेट, इसको उधर लेके जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो बी का वैल्यू कितना आ गया, सॉरी बी का डायमेंशन कितना आ गया, बी का डायमेंशन आ गया आपका एल। कैसे? बिकॉज ये हो जाएगा एल टी माइनस वन इंटू टी, तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल, तो सिर्फ और सिर्फ एल आपका आंसर हो जाएगा। तो बी का जो आपका डायमेंशन है वो हो जाएगा लेंथ। ठीक है, अच्छा अच्छा, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, देखते जाओ। एक और क्वेश्चन करवाता हूँ। सपोज क्वेश्चन है कि फोर्स इक्वल्स टू ए रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर। ठीक है, नाउ फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए बाई बी। ए बाई बी का डायमेंशन निकाल के दिखाओ। तो तुम बोलोगे ए बाई बी का डायमेंशन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ए का डायमेंशन निकालो, इसके बाद बी का डायमेंशन निकालो, आपस में डिवाइड कर दो और हो जाएगा आपका आंसर। और यहाँ पर एफ़ क्या है लिख देता हूँ भाई साहब। एफ़ आपका फोर्स है, टी आपका समय है, टाइम है, बस इतना ही लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा नाउ हाउ विल यू फाइंड इट। अच्छा एक्स भी है एक्चुअली, तो एक्स आपका डिस्टेंस है। ठीक है, एक्स आपका क्या है, डिस्टेंस है। लिख देता हूँ एक्स इक्वल्स टू डिस्टेंस। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ए का डायमेंशन निकालो पहले, फिर बी का डायमेंशन निकालो, फिर आपको पूरे ए और बी के डायमेंशन को डिवाइड कर देना है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई इट बॉयज़ एंड गर्ल्स। चलो मैं करके देता हूँ, आई होप तुम लोगों ने किया होगा, है ना। अच्छा अब देखें तो, अरे भाई ये तो सेम क्वेश्चन है। फोर्स आ रहा है प्लस करने के बाद, इसका मतलब इसका डायमेंशन भी फोर्स के बराबर होना चाहिए और इसका डायमेंशन भी फोर्स के बराबर होना चाहिए, तभी तो हम इन दोनों को प्लस कर पा रहे हैं, सेम डायमेंशन वालों को, है ना। हाँ तो फिर से लिखो, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, I can write that the dimension of f should be equal to or must be equal to dimension of a root x. f force डायमेंशन क्या होता है, mlt माइनस टू, इक्वल्स टू a का डायमेंशन नहीं पता, भार में जाए, इसको ऐसे बिठा दो, इनटू x क्या है, डिस्टेंस मतलब l, अब इसका रूट है मतलब पावर में हाफ दे दो। ठीक है, तो पहले लिखता हूँ मैं l थर्ड ब्रैकेट, फिर रूट में है तो पावर में हाफ। अब इसको मैं नीचे लेके जाता हूँ, तो ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ ए इक्वल्स टू एम एल टी माइनस टू बाई एल टू द पावर हाफ। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा, ऑब्वियसली बात है। तो ऊपर जाने के बाद ये कितना हो जाएगा, तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, डायमेंशन ऑफ ए इक्वल्स टू, तो m तो m रहेगा, ये ऊपर जाएगा तो l का पावर हाफ हो जाएगा, इंटू t का पावर माइनस टू ही है, ये आपका a का डायमेंशन निकल जाएगा। फिर आपको b का डायमेंशन भी निकालना है सेम तरीके से। तो सेम तरीके से आपको पता है कि फोर्स प्लस फोर्स ही हमें फोर्स देगा, मतलब इसका डायमेंशन भी फोर्स के डायमेंशन के बराबर होगा, या फिर होना ही चाहिए, कह सकते हो आप थोड़ा सा जोर लगा के। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर। फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, बी का डायमेंशन नहीं पता, इसको ऐसे लिखा दो भाई थर्ड ब्रैकेट लगा के, टाइम का स्क्वायर कर दो तो टी का स्क्वायर,
अच्छा, इसको इधर लेके जाओ तो रूट नहीं, डायमेंशन ऑफ बी इक्वल्स टू एम एल टी माइनस टू बाई, अरे एम एल टी माइनस टू बाई टी स्क्वायर, ये आपका थर्ड ब्रैकेट के अंदर। तो टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो रहेगा ये एम एल स्क्वायर नहीं, एम एल टी टू द पावर -4। ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या फाइंड करना था? हमें फाइंड करना था डायमेंशन ऑफ ए बाई बी। सो डायमेंशन ऑफ ए बाई बी को हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ बी। डायमेंशन ऑफ कितना मिला था भाई? एम एल टू द पावर हाफ एम एल हाफ टी माइनस टू बाई एम एल टी टू द पावर एम एल टी टू द पावर -4। तो m और m कट गया तो l का पावर हो जाएगा -हाफ। अच्छा, और t का पावर हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, t का पावर हो जाएगा स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका इसका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर, सिंपल। ठीक है, एक और क्वेश्चन है आप मेरे पास, आप लोगों को इसको ट्राई करना है। ट्राई करके डायमेंशन ऑफ ए और डायमेंशन ऑफ बी निकालना है। ई का मतलब यहाँ पे एनर्जी है, टी का मतलब टाइम है, एक्स का मतलब डिस्टेंस है। चलिए, अगर आपने कर लिया है तो मैं भी इसको सॉल्व करता हूँ। देखो, ई है एनर्जी, तो मुझे बताओ ये जो टर्म है यहाँ पर कितने टर्म्स है? 2 टर्म्स है, ये एक टर्म, ये पूरा एक टर्म। तो इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन आपस में बराबर होना चाहिए। क्यों बराबर होना चाहिए भाई? कैसे मान लूँ? बिकॉज इक्वल टू का साइन है मेरे भाई। इक्वल टू का साइन देना मतलब क्या? इसका बराबर होगा इसके साथ डायमेंशन। अब देखो, x क्या है? डिस्टेंस। यहाँ पर एक्स स्क्वायर मतलब क्या? डिस्टेंस का स्क्वायर। तो b से एक्स स्क्वायर माइनस हो रहा है, मतलब b से डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस हो रहा है। तो डिस्टेंस के स्क्वायर को हम कहाँ से माइनस कर सकते हैं? तुम बोलोगे भाई कि डिस्टेंस के स्क्वायर को हम डिस्टेंस के स्क्वायर से ही माइनस कर सकते हैं। मतलब सपोज मैंने बोला कि 5 मीटर स्क्वायर को मैं माइनस कर सकता हूँ 3 मीटर स्क्वायर से ही, मतलब मुझे 2 मीटर स्क्वायर मिलेगा। इसका मतलब ये जो हमारा b है, ये क्या है? ये भी क्या है? ये भी डिस्टेंस स्क्वायर का ही डायमेंशन वाला है। तो सबसे पहले ये लिखो, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम ये कह सकते हैं कि हमने b को माइनस किया डिस्टेंस स्क्वायर से। इसका मतलब b भी क्या होना चाहिए भाई? b भी डिस्टेंस का स्क्वायर होना चाहिए। मतलब b का डायमेंशन और x स्क्वायर का डायमेंशन सेम होना चाहिए, तभी तो माइनस कर पा रहे हैं। अच्छा, तो लिखो डायमेंशन ऑफ b शुड बी और मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर। और x क्या है? लेंथ, डिस्टेंस है मतलब लेंथ है, लेंथ का स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर। ये आपका डायमेंशन हो जाएगा b का। b का डायमेंशन मिल गया है। अब हम क्या निकाल सकते हैं? ए टी से a का डायमेंशन। तो जाहिर सी बात है इस टर्म का और इस पूरे टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो डायमेंशन ऑफ e मस्ट बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ b माइनस एक्स स्क्वायर बाई 80। ये लो, ठीक है। एनर्जी याद रहना चाहिए, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 होता है डायमेंशन, याद रहना चाहिए या फिर याद हो जाएगा। ये मैंने, इसका डायमेंशन क्या होगा बताओ? b माइनस एक्स स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा? तो हमने 3 मीटर स्क्वायर से 2 मीटर स्क्वायर को माइनस किया, 1 मीटर स्क्वायर रह गया। तो मीटर स्क्वायर था डायमेंशन, मतलब एल स्क्वायर था डायमेंशन, और एल स्क्वायर ही है माइनस करने के बाद। तो इसको माइनस करने के बाद भी डायमेंशन क्या ही रहेगा भाई साहब? एल स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, एल स्क्वायर थर्ड ब्रैकेट बाई 80। ए का डायमेंशन नहीं पता, इसको थर्ड ब्रैकेट के साथ अलग कर लो। टी मतलब टाइम, इसका डायमेंशन पता है, कैपिटल टी लिख लो। एल स्क्वायर कैंसिल। अब मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा ये हो जाएगा एम
-2 इंटू टी, इसके ऊपर 1 हो जाएगा एक्चुअली, ठीक है, 1/, होगा ये, रुको, 1/, हाँ ठीक है। अच्छा, तो ये हो जाएगा, थर्ड ब्रैकेट लगा देता हूँ। इसके बाद ए का डायमेंशन हो जाएगा, m ऊपर चला जाएगा, m-1, ये कितना हो जाएगा, t-1, t-1 ऊपर जाएगा तो t हो जाएगा, m-1 t हो जाएगा इसका डायमेंशन, ए का डायमेंशन। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कैसे हुआ, ठीक है, बिकॉज इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लेके गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे लेके आया, ठीक है। तो ये 1/, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 1/, ऐसा आया, फिर मैंने इसको ऊपर लेके गया तो माइनस हो जाएगा पावर। अच्छा, नाउ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखो, तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से समझना है कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे आप। बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा। चलिए देखते रहिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो गिवन है P इज़ द प्रेशर, V इज़ द वॉल्यूम एंड T इज़ द टेम्परेचर। ओके, हमें A और B का डायमेंशन निकालना। सो देखो, प्रेशर प्लस दिस, तो पहला थॉट क्या आ गया तुम्हारे दिमाग में कि भाई प्रेशर के साथ कुछ प्लस हो रहा है, तो प्रेशर के साथ प्लस होने के लिए इस पूरे टर्म का डायमेंशन जो है वो भी प्रेशर के बराबर होना चाहिए। यू गॉट इट राइट, यप। वॉल्यूम से कुछ माइनस हो रहा है, तो वॉल्यूम से तो हम भाई वॉल्यूम को ही माइनस कर सकते हैं, तो इस बी के डायमेंशन को भी वॉल्यूम के डायमेंशन से बराबर होना पड़ेगा। तो यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अरे भाई पागल हो गया मैं, यूजिंग ऑफ लिख रहा हूँ, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपको लिखना है कि भाई मैं प्रेशर में कुछ ऐड कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है जो मैं ऐड कर रहा हूँ वही प्रेशर ही होना चाहिए, मतलब उसका डायमेंशन भी प्रेशर ही होना चाहिए, प्रेशर के बराबर ही होना चाहिए, सिंपल सी बात है। सो प्रेशर का डायमेंशन और इस टर्म का डायमेंशन भी सेम आना चाहिए, सेम होना चाहिए। अच्छा, तो प्रेशर का डायमेंशन है ml-1 t-2, ml-1 t-2। ए का डायमेंशन नहीं पता, इसको अलग से बिठा दो थर्ड ब्रैकेट लगाकर बच्चे को। और वी है वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशन होता है L3। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा ml-1 t-2 इंटू L3, ठीक है, इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ए। तो L3 से माइनस हो गया, तो ये हो जाएगा ml² t-2, ml² t-2 इक्वल्स टू ए। अच्छा, तो ए का डायमेंशन तो भाई साहब हमें मिल चुका है, तो ए का डायमेंशन भी किसके बराबर होना चाहिए, ए का डायमेंशन भी आपका बराबर होना चाहिए ml² t-2 के, ठीक है, ये आपका ए का डायमेंशन है। ए का डायमेंशन मिल गया है, तो फिर हम अब रुको, वी जो है, अच्छा वी यहाँ पर क्या है भाई, वी तो वॉल्यूम है ना, हाँ वी तो वॉल्यूम है, हाँ, तो A/V इसका तो फिर कुछ लिखा तो नहीं है वैसे, वॉल्यूम ही है वी, अच्छा वॉल्यूम ही है, तो ml², अच्छा देख लेता हूँ फिर भी, v² होने से वॉल्यूम का L3 l-1, हाँ ठीक है, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, करेक्ट है आंसर। अब हम देखते हैं b का डायमेंशन कितना होगा, तो वॉल्यूम से मैं कुछ माइनस कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली जो मैं माइनस कर रहा हूँ उसका भी डायमेंशन वॉल्यूम के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए, तो v मतलब वॉल्यूम का डायमेंशन बराबर b का डायमेंशन, मतलब समझ सकते हो इसका आंसर क्या आने वाला है, b का डायमेंशन होगा L3 के डायमेंशन के बराबर, मतलब वॉल्यूम का डायमेंशन जो है L3 इसके बराबर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। देन सी, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ,
क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। के है काइनेटिक एनर्जी। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन निकालना है। तो मैंने बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन होता है ml स्क्वायर। ठीक है, याद नहीं है? दिखा देता हूँ, रुको दिखा देता हूँ कौन से नंबर पर किया था मैंने। वैसे नंबर हाँ इसमें होगा शायद। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये देखो, हाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कितना आ रहा है? ml स्क्वायर। तो अब देखो हम क्या करते हैं कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना कि हमारा जो आता है ना डायमेंशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वही ml स्क्वायर ही आएगा। देखना, देखो तो k मतलब काइनेटिक एनर्जी, और ऑब्वियसली आपको पता ही है कि इस टर्म का डायमेंशन और इस टर्म का डायमेंशन सेम है। क्यों? बिकॉज इक्वल टू का साइन है, प्रिंसिपल होमोजेनिटी। तो डायमेंशन ऑफ k मतलब काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर का डायमेंशन के बराबर। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन होता है ml स्क्वायर t-2। हाफ डायमेंशन लेस नंबर है, आई का डायमेंशन मैंने ऐसे लिख दिया सेपरेटली, इनटू ओमेगा स्क्वायर। एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन होता है t-1, इसका स्क्वायर कर दो। अच्छा, इसके बाद डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल्स टू ml स्क्वायर t-2 बाई t-2। ठीक है भाई, इसका ऐसे होगा ना, हाँ। तो t-2 टाटा बाय बाय हो गया, और अल्टीमेटली आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन ml स्क्वायर आ गया। चेक हो गया, डन है, ओके। अच्छा, देन एक और क्वेश्चन करवाता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन हैं और 2-3-4 क्वेश्चन हैं, ठीक है, अच्छे खासे। इसके बाद हमारा एप्लीकेशन 1 ख़त्म, क्वेश्चन सब कुछ प्रैक्टिस कर लिया है। फिर एप्लीकेशन 2 में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। फिर है, अरे अच्छा इसको लिखते कैसे थे भाई, भूल गया। अच्छा ऐसा, म्यू इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर, ओके। और आपको क्या फाइंड करना है? यू हैव टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड द डायमेंशंस ऑफ बी, वेयर आपका म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लैम्डा आपको पता ही होता है वेवलेंथ होता है, ओके। नाउ हाउ टू सॉल्व इट? वेरी वेरी इजी, देख के जाओ। तो सिंपल सा फंडा है कि मैंने कुछ टर्म को प्लस किया, प्लस करने के बाद मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल रहा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायमेंशन क्या होता है? नहीं होता है, डायमेंशनलेस होता है। इसका मतलब इस चीज़ का, इस टर्म का भी डायमेंशनलेस होना चाहिए, ये टर्म डायमेंशनलेस होना चाहिए, और ये टर्म भी डायमेंशनलेस होना चाहिए, क्योंकि डायमेंशनलेस और डायमेंशनलेस को प्लस करके ही हमें क्या मिलेगा? डायमेंशनलेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा। जैसे हम 1 मीटर प्लस 2 मीटर को करके 3 मीटर ला रहे हैं, तो लेंथ वाले डायमेंशन को लेंथ वाले डायमेंशन के साथ प्लस करके लेंथ वाला डायमेंशन ला रहे हैं, वैसे ही डायमेंशनलेस चीज़ों को प्लस करके भी हमें डायमेंशनलेस ही मिलेगा। तो इसका मतलब डायमेंशनलेस चीज़ों को हमें प्लस करना है, तो इसका डायमेंशन भी 1 होना चाहिए, इसका डायमेंशन भी 1 होना चाहिए। डायमेंशन 1 मतलब क्या? कि डायमेंशन नहीं है, ठीक है, ऐसा भी कह सकते हो। तो यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, dimension of mu, that is a refractive index, equals to dimension of A, or dimension of mu is you can say m to the power 0, l to the power 0, t to the power 0, इसको हम 1 भी लिख सकते हैं। सो A का डायमेंशन भी 1 हो जाएगा, ठीक है। सो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ A? यू कैन राइट आइदर 1, या फिर लिख सकते हो m to the power 0, l to the power 0, t to the power 0, या फिर आप लिख सकते हैं डायमेंशनलेस, ठीक है, कोई सा भी एक लिख सकते हैं। देन सिमिलरली इसका भी क्या होगा? डायमेंशनलेस होगा, मतलब इसका डायमेंशन इसके बराबर। अच्छा, सो म्यू का डायमेंशन भी
आपके b बाई लेमडा स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होगा। अब इसका डायमेंशन तो नहीं है भाई, 1 लिख दो, इसका डायमेंशन नहीं है मतलब 1 लिख दो, 1 लिख दिया, इक्वल्स टू b का डायमेंशन नहीं पता, इसको रहने दो ऐसे। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, वेवलेंथ का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ ही होता है वन काइंड ऑफ, तो एल स्क्वायर। सो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ b, इट इज एल स्क्वायर। हो गया। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ b। समझ आया कैसे हुआ आंसर? ओके। देन और कितने क्वेश्चन है वैसे, और 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन है। ओके, हो जाएगा, बहुत आसान है। v इक्वल्स टू पाई इंटू पी इंटू एस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ईटा इंटू एल। नाउ फाइंड द डायमेंशन ऑफ v। v का डायमेंशन क्या है ये आपको फाइंड करना है। और गिवन क्या है, गिवन है कि a जो है ये आपका रेडियस है, x है डिस्टेंस, और l है लेंथ, ईटा है आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और कुछ बाकी है, हाँ p बाकी है, p है प्रेशर, सॉरी प्रेशर डिफरेंस। एक्चुअली एक ही बात है भाई, प्रेशर डिफरेंस और प्रेशर सेम ही चीज़ है भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, नाउ फाइंड दी डायमेंशन ऑफ v। ओके, बहुत आसान है, फिर से वही काम है कि इस टर्म का डायमेंशन और इस पूरे टर्म का डायमेंशन सेम होगा, बिकॉज इक्वल टू का साइन है, यूजिंग होमोजेनिटी का प्रिंसिपल। तो लिखो दैट डायमेंशन ऑफ v would be equal to dimension of pi into p into s square minus x square by 2 eta into l, 2 eta into l। अच्छा, तो इसका तो डायमेंशन नहीं पता। पाई क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, डायमेंशन नहीं है, बाहर में जाए। पी क्या है, प्रेशर है, प्रेशर का डायमेंशन क्या है, प्रेशर का डायमेंशन है ml-1 t-2 इंटू एस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डायमेंशन क्या होगा सोचिए। देखो, ए क्या है, रेडियस, इसका स्क्वायर, एक्स क्या है, डिस्टेंस, इसका स्क्वायर। रेडियस और डिस्टेंस दोनों ही क्या है, लेंथ है, मतलब लेंथ के स्क्वायर से लेंथ का स्क्वायर माइनस हो रहा है, तो मुझे क्या मिलेगा, लेंथ का स्क्वायर ही तो मिलेगा डायमेंशन। कुछ स्टूडेंट्स समझेंगे और बोलेंगे कि भाई एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर तो जीरो होता है। नहीं, मैं मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा, मैं डायमेंशन की बात कर रहा हूँ कि अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर से, सपोज मैंने 5 मीटर स्क्वायर से 1 मीटर स्क्वायर को माइनस किया, तो लेंथ के स्क्वायर को मैंने माइनस किया है, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, आंसर तो मुझे 4 मीटर स्क्वायर ही मिलेगा, मीटर स्क्वायर ही मिल रहा है, मतलब लेंथ का स्क्वायर ही मिल रहा है माइनस करने के बाद, तो डायमेंशन तो सेम ही मिल रहा है, मतलब डायमेंशन होगा इसका एल स्क्वायर। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। 2 क्या है, नंबर है डायमेंशनलेस। ईटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका डायमेंशन में पता है क्या है, ml-1 t-1 इंटू एल क्या है, लेंथ है, तो एल, तो l-1 कैंसिल, m कैंसिल, एल स्क्वायर से एल कट गया, तो क्या उठ जाएगा भाई, देखो देखो, t-1। तो v का जो डायमेंशन है वो है t-1। रुको, यहाँ पर एक l बाकी है ना, यहाँ पर तो l-1 होगा, यहाँ पर एक l बाकी है, ठीक है, ये वाला l बाकी है, तो ये होगा l-1, मतलब वेलोसिटी के बराबर है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, मतलब डायमेंशन है, ठीक है। तो समझ में आया कैसे हमने v के डायमेंशन को निकाला है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन करके देखो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा सोच समझ के आपको करना है, यू कैन ट्राई। क्वेश्चन इज n इक्वल्स टू -d
इंटू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1. फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला फॉर डिफ्यूशन कांस्टेंट d. d यहाँ पर है डिफ्यूशन कांस्टेंट. ओके, और क्वेश्चन में क्या गिवन है? गिवन ये है कि n2 एंड n1, अच्छा लिखता हूँ ठीक से, n1 एंड n2 दिस आर क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, and x1 and x2 are distances. और n क्या है? n है number of particles crossing unit area perpendicular to x axis in unit time. ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से आपको सॉल्व करना है. ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो. कर लिया ट्राई? ओके. तो फिर से भी बताऊंगा कि इस टर्म का डायमेंशन और इस पूरे टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए. तो आई कैन राइट डायमेंशन ऑफ n is equal to dimension of minus d into n2 minus n1 by x2 minus x1. Now n का डायमेंशन क्या है? सोच के देखो. नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू x एक्सिस इन यूनिट टाइम. नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग unit area perpendicular to x axis in unit time. ओके, यूनिट एरिया मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय यूनिट एरिया मतलब एरिया इनटू यूनिट टाइम मतलब बाय टाइम मतलब एरिया इनटू टाइम. तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा बनता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एरिया इनटू टाइम. और नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब क्या? नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं है, मतलब 1 लिख दो इसकी जगह पर. एरिया का डायमेंशन है, टाइम का डायमेंशन है, वो लिखो. तो इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन एरिया इंटू टाइम. ठीक है, एरिया अपॉन टाइम हो जाएगा इक्वल्स टू -1, सॉरी माइनस डी को हम लिख सकते हैं -1 इंटू डी. -1 नंबर है, इसका डायमेंशन नहीं है, हटाओ उसको. डी का डायमेंशन नहीं निकालना, मतलब निकालना है इसको हटाओ ऐसे. x2 माइनस x1, x2 माइनस सॉरी n2 माइनस n1, सॉरी ये x जैसा लग रहा है, n2 माइनस n1. ओके, n2 और n1 क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम. फॉर्मूला कैसा बनेगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट मतलब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब नंबर है, डायमेंशन लेस है मतलब 1 हो जाएगा. वॉल्यूम का डायमेंशन पता है, L क्यूब लिख दो. तो इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन L क्यूब. ठीक है, अब बोलोगे भाई तो यहाँ पर तो n2 माइनस n1 है. अरे भाई n2 का डायमेंशन क्या है? 1 अपॉन L क्यूब, मतलब डायरेक्टली लिखूँ तो L टू द पावर -3. और n1 का भी डायमेंशन क्या है? L टू द पावर -3. इसका मतलब जब मैं 5 L टू द पावर -3 से 2 L टू द पावर -3 माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? 3 L टू द पावर -3. तो डायमेंशन तो सेम ही है, L -3 ही है, तो माइनस करो प्लस करो डायमेंशन सेम ही रहता है, बार बार बोल रहा हूँ. तो इसलिए इसका हो जाएगा L -3. ठीक है, इसका फॉर्मूला लिखो पहले. तो इसका फॉर्मूला है 1 अपॉन वॉल्यूम. ठीक है, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. x2 और x1 क्या है? डिस्टेंस. आप डिस्टेंस से डिस्टेंस माइनस करेंगे तो आपको डायमेंशन डिस्टेंस मिलेगा, मतलब लेंथ के बराबर मिलेगा. सिंपल. तो मैं इसको डायरेक्ट L लिख दूंगा, लेंथ. अब हम लिखेंगे इसको 1 अपॉन एरिया इंटू टाइम. एरिया का डायमेंशनल फार्मूला L², टाइम का T, थर्ड ब्रैकेट लगा दो, इक्वल्स टू थर्ड ब्रैकेट D इंटू वॉल्यूम का ये इनडायरेक्ट लिखता हूँ L इन्वर्स, और नीचे आपका L है यहाँ पर. तो ये इसको लिखोगे तो हो जाएगा L² इन्वर्स T इन्वर्स
इक्वल्स टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डी इंटू, इसको एल को ऊपर लेके जाओ तो एल टू द पावर -4। अब यहाँ से तुमको डी का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा जो कि है एल स्क्वायर इनवर्स टी इनवर्स डिवाइडेड बाई एल टू द पावर -4। एल टू द पावर -4 ऊपर जाएगा तो एल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, इसके अंदर कट के, और एल स्क्वायर टी -1। सो व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डी? इट इज़ एल स्क्वायर टी -1। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कैसे हुआ। एन का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एरिया इनटू टाइम। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स नंबर है, डायमेंशन ही है, 1 लिख दिया, नीचे एरिया इनटू टाइम लिख दिया। फिर N1 और N2 क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम से अगर मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम को माइनस करूँगा तो मुझे डायमेंशन क्या रहेगा? सेम ही डायमेंशन रहेगा, बिकॉज एडिशन सब्सट्रैक्शन में डायमेंशन और यूनिट चेंज नहीं होता। तो 1/वॉल्यूम मतलब 1/L3, मतलब L3 इनवर्स। और x2 और x1 डिस्टेंस है, डिस्टेंस से डिस्टेंस माइनस करूँगा डिस्टेंस ही मिलेगा, मतलब लेंथ से लेंथ माइनस करूँगा तो लेंथ ही मिलेगा, डायमेंशन L। और फिर बाकी का तो आपका कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करने के बाद हमको D का डायमेंशन मिल गया। इसके बाद इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में एक न्यू कॉन्सेप्ट है, वो आपको मैं समझाऊंगा अभी, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन लिखने से पहले कॉन्सेप्ट समझ जाओ। अगर मैं लिखता हूँ साइन थीटा, या फिर मैं लिखता हूँ कॉज थीटा, या फिर मैं कोई सा भी लिखता हूँ ट्रिगो रेशियो टेन थीटा, ठीक है, कोई सा भी लिखता हूँ, या फिर मैं लिखता हूँ लॉग थीटा और बेस सपोज 10, ठीक है, या फिर बेस ए मान लेता हूँ। इसके बाद एक्सपोनेंशियल थीटा, ठीक है। तो इन सब में आपका जो थीटा है, आपका जो थीटा भाई साहब है, ठीक है, आपके जो थीटा भाई साहब हैं वो थीटा भाई साहब आपके डायमेंशन लेस होते हैं। ये आपको बात याद रखना है, आपके जो थीटा भाई साहब हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं। और क्योंकि थीटा का वैल्यू डायमेंशन लेस है, इसके कारण से पूरा वैल्यू, पूरा साइन थीटा ही आपका क्या हो जाता है? डायमेंशन लेस हो जाता है। तो इसी वजह से पूरा वैल्यू आपका डायमेंशन लेस हो जाता है। ये बात भी आपको एकदम याद रहनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा साइन 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्रीज, 30 डिग्री, डिग्री क्या है? एंगल। 30 एंगल, एंगल का कोई डायमेंशन है क्या? नहीं है, डायमेंशन लेस। तो भाई साहब ये वाला पार्ट तो हमारा डायमेंशन लेस हो गया। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकालो, कितना होता है? हाफ होता है। हाफ नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशन है क्या? नहीं है। तो देखा गया कि 30 डिग्री भी डायमेंशन लेस है, और जो वैल्यू आता है साइन 30 का वो भी आपका डायमेंशन लेस है, बिकॉज वो नंबर के बराबर है। क्लियर बात है? बाकी के एग्जाम्पल आप समझ जाओगे, ठीक है। तो इसी बात पर हमने एक क्वेश्चन बनाया, ठीक है, क्वेश्चन बनाया नहीं, क्वेश्चन कलेक्ट किया कि लिखा हुआ है सपोज P इक्वल्स टू अल्फ़ा बाई बीटा एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस अल्फ़ा जेड बाई के थीटा, ओके। तो देखो कभी कभी इसी को अब ऐसे भी लिखा हुआ देखने को मिलेगा, एक्सपोनेंशियल टू द पावर थीटा, ठीक है, एक ही बात होता है, ठीक है। अच्छा, नाउ इट इज़ गिवन इन योर क्वेश्चन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा इन बीटा। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और क्या क्या गिवन है वो लिख देता हूँ। गिवन ये है कि P आपका प्रेशर है, और Z आपका डिस्टेंस है, और K आपका बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट है, K आपका बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट है, और थीटा आपका टेम्परेचर है। नाउ फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। कैसे निकालेंगे? देखो और समझो।
मैंने क्या बताया कि एक्सपोनेंशियल के पावर में थीटा होने से वो डायमेंशनलेस होता है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल के पावर में कौन है ये, इसका डायमेंशन क्या होगा, 1 होगा, मतलब डायमेंशनलेस है। तो लिखो माइनस अल्फ़ा जेड बाई के थीटा, इसका जो डायमेंशन होगा वो आपके 1 के बराबर होगा, मतलब डायमेंशनलेस होगा, सिंपल सी बात है। ओके, अब निकालते हैं चलो डायमेंशन इसका। -1 है यहाँ पर, -1 का कोई डायमेंशन नहीं है बिकॉज नंबर है। अल्फ़ा नहीं पता, रहने दो इसको। इनटू जेड क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ, बाई के क्या है, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, ठीक है। बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला है ml² T-2 K-1 इनटू थीटा क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर का डायमेंशनल फार्मूला ओनली के, थर्ड ब्रैकेट इक्वल्स टू 1। यहाँ से एल और L² में से L कट जाएगा और इसके बाद k⁻⁻1 k कट जाएगा, क्या बच जाएगा अल्फ़ा का डायमेंशन इक्वल्स टू, ये ऊपर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर mLT-2। तो अल्फ़ा का जो डायमेंशन है वो mLT-2 के बराबर है। कैसे आया, समझ आया। L के साथ L² में से एक L कट जाएगा तो एक L बच जाएगा, k-1 और k कट जाएगा बिकॉज k⁻⁻1 + 1 कितना हो जाता है, k⁻0 मतलब 1, ठीक है। आपको ये समझना है, बाकी तो कैलकुलेशन ही है। फिर इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ऊपर आ गया, ये आपका अल्फ़ा का डायमेंशन है। नाउ हमें बताया कि अगर थीटा डायमेंशनलेस है तो e⁻θ ये पूरा डायमेंशनलेस हो जाता है। तो ये पूरा वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा वैल्यू आपका डायमेंशनलेस हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू 1 के बराबर, मतलब कह सकते हो इसका डायमेंशन 1 के बराबर है, मतलब डायमेंशनलेस है। तो अगर ये इसका वैल्यू पूरा डायमेंशनलेस है तो मैं इसको अभी देखूंगा नहीं, इसको मैं इग्नोर कर दूंगा। देखो मैंने इसको इग्नोर कर दिया, ठीक है, आई एम इग्नोरिंग इट। ओके, अच्छा, मैंने इसको इग्नोर कर दिया। करने के बाद मेरे को क्या दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ दिख रहा है ये वाला पार्ट। तो जाहिर सी बात है इसके साथ इक्वल टू साइन है, इसका मतलब इसका जो डायमेंशन है, प्रेशर का डायमेंशन, ये इस पूरे टर्म के डायमेंशन के साथ बराबर होगा, मतलब अल्फ़ा बाई बीटा के डायमेंशन के साथ प्रेशर का डायमेंशन बराबर होगा। तो लिखो इससे लिखता हूँ, प्रेशर का डायमेंशन और अल्फ़ा बाई बीटा का डायमेंशन आपस में बराबर। प्रेशर क्या है, डायमेंशनल फार्मूला ml-1 T-2। अल्फ़ा का डायमेंशन भी आपने निकाला, कितना है, mLT-2 बाई बीटा का डायमेंशन। तो T-2 कैंसिल, m कैंसिल, तो बीटा का डायमेंशन हो जाएगा L/L-1, कुछ ऐसा हो जाएगा हाल इसका, ठीक है। मतलब L² इज़ द डायमेंशन ऑफ बीटा। समझ आया। बाकी का तो बस कैलकुलेशन है, ठीक है, बाकी का कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। तो ये और ये कट जाएगा, m और m कट जाएगा, तो ये जो बीटा नीचे है इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लेके गया, और यहाँ पर क्या बच गया था, यहाँ पर L-1 बच गया था, इसको मैं नीचे लेके गया, तो ऊपर यहाँ पर L था और नीचे L-1 था, ये ऊपर चला गया तो इसका L² हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया। गॉट इट, समझ आया कि एप्लीकेशन 1 से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये वाला पार्ट भी याद रखना जो मैंने बताया अभी, डायमेंशनलेस वाला पार्ट, ठीक है। अच्छा, सो एक और बार लिख के समझा देता हूँ कि y का वैल्यू अगर साइन थीटा के बराबर है, ठीक है, या फिर y का वैल्यू अगर e⁻θ है, या फिर y का वैल्यू अगर log थीटा है, तो याद रखना है कि थीटा आपका डायमेंशनलेस है, थीटा आपका डायमेंशन लेस है, और इसके वजह से क्या होगा, पूरा वैल्यू, ये वैल्यू, ये पूरा वैल्यू, ये पूरा वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू आपका डायमेंशनलेस हो जाएगा। ये बात भी याद रखना है, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है। ये लो, ठीक है, बस हो गया, एप्लीकेशन 1 के क्वेश्चंस भी हो गए, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे दूसरे एप्लीकेशन के साथ और इसके कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, और फिर हम उस वीडियो को एंड करेंगे।
फिर थर्ड वीडियो में, थर्ड नहीं, इसके बाद वाले वीडियो में हम थर्ड एप्लीकेशन पे बात करेंगे। फिर हमारा एप्लीकेशन वाला पार्ट ख़त्म, फिर हम लिमिटेशंस देखेंगे, ठीक है, शॉर्टकट में लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं, और फिर हम एरर वाले पार्ट में आ जाएंगे। सो टिल देन, सी यू ऑल अगेन in the next lecture.